नमस्कार साथियों, मैं ओमनिवास चाहर स्वागत करता हूं आपका आपके ही ऑनलाइन इंस्टीट्यूट होम कैरियर एकेडमी में। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कुशल मंगल होंगे। साथियों, एक नए विषय की शुरुआत करता हूं। जैसा आपको पता है, संस्थाओं में जीरो लेवल से कोई भी विषय पढ़ाई जाती है और हर विषय को जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए आपको चैनल से जुड़ना अति आवश्यक है। साथियों, मैंने पहले ही आपसे वादा किया था कि मैं हर विषय जो भी है मेरे द्वारा और हमारे जो टीचर्स हैं उनके द्वारा आपको प्रति विषय बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए साथियों, चैनल से जुड़ना अति आवश्यक है। आज एक नए विषय की शुरुआत करता हूं, हिंदी विषय की शुरुआत करता हूं बिल्कुल जीरो लेवल से। जो साथी कभी भी कहीं भी नहीं पढ़े हैं कंपटीशन के क्षेत्र में, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारी संस्था से जुड़ें। 100% आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाता है। आप देख लें, आज भी मैं हिंदी के परिचय और हिंदी के विकास से बात करूंगा। मैंने इससे पहले जो इतिहास की बेसिक जानकारियां, इतिहास का परिचय, ऐसी वीडियोस बनाई हैं और हर विषय की वीडियोस आपके सामने आने वाली हैं। पर डे आपको वीडियो मिलेगी। साथियों, संस्था का यही लक्ष्य है कि आपको नौकरी के साथ साथ ज्ञान आपको दिया जाए। ज्ञान अति आवश्यक है। ज्ञान आपको इस संस्था से मिलेगा। मेरा वादा है, आप संस्था से जुड़िए, आपको अवश्य ही इसका लाभ मिलेगा। तो साथियों, देर न करते हुए मैं आज हिंदी भाषा के विकास पर बात करूंगा। हिंदी भाषा का जो विकास है, आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो साथियों, मैं बात कर लेता हूं हिंदी भाषा के विकास पर। हिंदी हमारी भाषा है। हिंदी हमारी भाषा है तो हिंदी भाषा है। सर्वप्रथम मैंने अभी शब्द बोला हिंदी भाषा है, तो भाषा सर्वप्रथम हमें जानना होता है कि भाषा क्या है। भाषा व्यक्ति के विचारों और व्यक्ति को व्यक्त करने का एक साधन होती है। भाषा व्यक्ति के विचारों और व्यक्ति को व्यक्त करने का साधन होती है। भाषा की बात करें तो भाषा क्या है? भाषा व्यक्ति के विचारों, अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का साधन है। वो अभिव्यक्त करने का साधन है भाषा। साथियों, हर इंसान की भाषा अपनी एक भाषा होती है। जो भी व्यक्ति जिस देश में रह रहा है उसकी एक प्रॉपर भाषा है। जिस क्षेत्र में रह रहा है उसकी एक प्रॉपर बोली है। तो भाषा और बोली वाले कॉन्सेप्ट पर आगे चलेंगे। मैं भाषा की बात कर रहा हूं तो भाषा जो है किसी भी व्यक्ति या जीव या प्राणी के विचारों को अभिव्यक्त करने का एक साधन भाषा कहलाती है। तो साथियों, भाषा एक संप्रेषण के रूप में कार्य करती है। भाषा संप्रेषण के रूप में कार्य करती है। संप्रेषण का अर्थ है भाषा किसी भी चीज को संप्रेषित करने का कार्य करती है। जैसे कि मैंने कोई शब्द कहा और आप तक वो पहुंच गया, तो भाषा किसके कारण? भाषा के कारण। मेरा कोई विचार है वो आप तक पहुंचा, वो किसके कारण? भाषा के कारण। तो भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। भाषा संप्रेषण दो प्रकार का होता है, शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण। इसे हम तीन प्रकार में और विभाजित कर लेते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो साथियों, मैं समझता हूं पहले आपको शाब्दिक संप्रेषण समझाया जाए। तो शाब्दिक संप्रेषण का अर्थ है अपनी बात या व्यक्ति को व्यक्ति शब्दों के माध्यम से, अपनी बात या व्यक्ति को, अपने विचारों को व्यक्ति शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति तक पहुंचाता है, वह शाब्दिक संप्रेषण होता है। और यही मानव संप्रेषण कहलाता है। यही मानव संप्रेषण भी होता है।
यही संप्रेषण मानव संप्रेषण कहलाता है, अर्थात मानव के द्वारा किए जाने वाला संप्रेषण है। मानव संप्रेषण में शाब्दिक संप्रेषण दो प्रकार का होता है। शाब्दिक संप्रेषण जो है, शाब्दिक संप्रेषण है, संप्रेषण यह दो प्रकार का होता है। शाब्दिक संप्रेषण दो प्रकार हैं शाब्दिक संप्रेषण के, एक मौखिक एक लिखित। व्यक्ति शब्दों को लिख सकता है, शब्दों को बोल सकता है। शब्दों को लिखकर और बोलकर जब व्यक्ति किसी बात को व्यक्ति को किसी व्यक्ति तक पहुंचाता है, वह शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। और व्यक्ति अगर संकेतों में बात करता है, यह मैं मानता हूं कुछ हद तक व्यक्ति संकेतों में भी बात करता है। मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे, कुछ हाथों की, कुछ मुख की क्रियाएं होती हैं वो संकेतों में, लेकिन व्यक्ति जब शाब्दिक या लिखित संप्रेषण करता है, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाता है, तो शब्दों के साथ और लिखने के साथ संकेत करता है, न कि अकेले संकेत में बात करता है। अकेले संकेत में अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। अशाब्दिक संप्रेषण करना, अशाब्दिक जो संप्रेषण है वह व्यक्ति न कर मानव के इतर होता है, इसीलिए इसे मानवेतर संप्रेषण भी कहते हैं। इसे मानवेतर संप्रेषण भी कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूं साथियों बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इसे मानवेतर संप्रेषण कहते हैं। जैसे एक जीव दूसरे जीव से करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी पशु, अगर मोर की बात करें तो मोर एक दूसरे मोर को, जब मोर नृत्य करता है तो एक दूसरे मोर को बोलता तो है ही, ऊंची आवाज में वह अपनी ध्वनि में बात करता है, लेकिन उसके साथ साथ वह गर्दन को हिलाना, ऐसे करना। हम गांव के आदमी हैं तो हमने भैंसों को बहुत देखा है, हमने कुत्तों को देखा है। तो एक दूसरा जीव एक दूसरे जीव के साथ, मेरा समझाने का यहाँ कितना, बस इतना सा मतलब है कि मानवेतर संप्रेषण अशाब्दिक होता है। अशाब्दिक संप्रेषण जो है मानव के इतर होता है, अर्थात इसमें संकेतों से अधिक प्रयोग किया जाता है, संकेतों का। तो साथियों मैं समझता हूं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। भाषा एक संप्रेषण के रूप में कार्य करती है, जो है भाषा संप्रेषण के रूप में दो रूप होते हैं इसके, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक। शाब्दिक मानव संप्रेषण में आता है, अशाब्दिक मानवेतर संप्रेषण में आता है। शाब्दिक संप्रेषण के भी दो ये शाब्दिक संप्रेषण में आते हैं, लिखित और मौखिक। उसके बाद सांकेतिक संप्रेषण होता है। सांकेतिक संप्रेषण की बात करें तो यह अन्य जीवों के द्वारा किया जाता है। साथियों एक बात और, यहाँ जो मौखिक संप्रेषण है, व्यक्ति सर्वप्रथम यही सीखता है, इसीलिए यह मूल है। अगर किसी व्यक्ति की मौखिक भाषा की बात करें, मौखिक भाषा व्यक्ति की मूल भाषा होती है। इसकी इकाई ध्वनि होती है, और ये इसे आज मान रहा हूं रिकॉर्ड किया जा रहा है। जैसे YouTube है, टेप रिकॉर्डर्स है, उसके द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन इसे हम आज भी अस्थायी भाषा मानते हैं। इसे आज भी हम अस्थायी भाषा मानते हैं, क्योंकि कहा जाता है इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है, बोला और खत्म। मैंने बोली और ये खत्म हो गई, यही भाषा संप्रेषण अस्थायी कहलाता है साथियों। लेकिन लिखित भाषा को गौड़ भाषा कहा जाता है, लिखित को गौड़ कहा जाता है। यह स्थायी होती है और इसकी इकाई जो है वर्ण होती है, वर्ण भी होती है, आप शब्द भी मान लें, क्योंकि भाषा की जो लिखित भाषा की जो इकाई है वो वर्ण या शब्द होती है, वर्ण या शब्द होती है। तो साथियों लिखित भाषा का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। लिख दिया तो रिकॉर्ड हो गई, मतलब लिख दिया वो पक्की बात हो गई। कहते हैं गांव में 100 लिखा एक बक्का, एक लिखा 100 बक्का, तो वो बात होती है। आप इस बात को मान के चलें कि जो लिखित है वो गौड़ होता है, स्थायी भाषा होती है, और इसकी इकाई वर्ण या शब्द होती है।
सांकेतिक भाषा के बारे में मैं आपको जिक्र कर ही चुका हूं, या संकेतों में बात की जाती है। साथियों, यह बात आपकी समझ में जरूर आई होगी। आगे बात करते हैं भाषा संप्रेषण के घटक। भाषा संप्रेषण के 3 घटक होते हैं। किसी भी बात को किसी व्यक्ति तक, मेरी बात आप तक पहुंचाने के लिए, मेरी अभिव्यक्ति आप तक पहुंचाने के लिए मुझे 3 चीजें आवश्यक हैं। सर्वप्रथम मुझे अपनी बात कहने के लिए, यानी वक्ता या प्रेषक, मैं वक्ता या आप कोई बात किसी को पहुंचा रहे हैं तो आप एक वक्ता या प्रेषक होंगे। आपको कोई चीज पहुंचानी है तो उसके लिए एक संदेश भी आपके पास होना आवश्यक है, और आप किसको कोई बात पहुंचा रहे हैं उसके लिए एक ग्राही होना आवश्यक है। इसीलिए भाषा संप्रेषण के 3 घटक होते हैं, प्रेषक, ग्राही और संदेश। भाषा एक प्रतीक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा समझ के चलें। ये इंपॉर्टेंट बात है, भाषा प्रतीक व्यवस्था के रूप में कैसे कार्य करती है, ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए, भाषा एक प्रतीक व्यवस्था में ऐसे कार्य करती है कि अगर आपसे मैं बोलूं कि किताब लाओ, तो आप सर्वप्रथम आपके दिमाग में एक किताब का चित्र बनेगा। मैं आपसे कहता हूं आप विद्यालय जाओ, तो आपको वो विद्यालय जाने वाली छवि आपके सर्वप्रथम मस्तिष्क में बनेगी। आपसे कहा राम आया, तो राम आपका मित्र है, वो राम की छवि आपके दिमाग में पहले बनेगी। तो अर्थात भाषा एक प्रतीक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। मैंने कहा पेन लेके आओ, तो आपके दिमाग में पेन का चित्र बनेगा। तो भाषा एक प्रतीक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। यह इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझ के चलें इसको। भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है, यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। भाषा एक व्यवस्था के रूप में कैसे कार्य करती है? अगर मैं कहूं, इसमें से ही कुछ शब्द उठा लूं कि भाषा को मैं साभा लिखूं, साभा, तो यह कोई व्यवस्थित रूप नहीं है। लेकिन अगर इसका व्यवस्थित रूप, अगर इसको भी देखें, क ए उल्टा कर दिया मैंने इसको, क ए, ये भी नहीं है। लेकिन एक भाषा रूप को कर देते हैं परु, यह भी एक व्यवस्थित रूप में नहीं है। तो भाषा को व्यवस्थित रूप में होना आवश्यक है। अभी मैं बोलने लगूं जाता जाता है राम आगरा, समझ में तो आएगी, लेकिन देर में आएगी। लेकिन मैं इसी शब्द को बोलूं एक बार में, राम आगरा जाता है, तो आपकी समझ में एक बार में आएगी। यह भाषा व्यवस्था के रूप में। जब भाषा व्यवस्था के रूप में नहीं होती है तो उस भाषा को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब दूसरे ग्रह के आदमी तो है नहीं, पृथ्वी ग्रह के आदमी है। पृथ्वी ग्रह पर भाषा व्यवस्थित रूप में होना आवश्यक है। पाणिनि महोदय ने व्याकरण को जो है व्याकरण रूप दिया भाषा का, तो वो भाषा व्यवस्थित रूप में है। तो हमें भाषा व्यवस्थित रूप में ही लिखनी होती है, भाषा व्यवस्थित रूप में ही बोलनी होती है, बड़ी अच्छी लगती है। आपने देखा होगा निश्चित क्षेत्र की निश्चित बोलियां होती हैं, लेकिन वो उनके लिए व्यवस्थित रूप है। वो अपनी भाषा अपनी बोली में बात करते हैं, वो आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो भाषा व्यवस्थित रूप में नहीं है आपके अनुसार। लेकिन भाषा अगर व्यवस्थित रूप में होती है आपके अनुसार, वो बात आपकी समझ में आती है, अर्थात संप्रेषण सफल होता है। साथियों, ये बात मैं समझता हूं आपकी समझ में आई होगी। अगली बात करें, भाषा के प्रकार। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भाषा के प्रकार समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसको ऐसे समझें, भाषा कितने प्रकार की होती है, ऐसे करके समझें भी तो समझ में आएगा। भाषा के प्रकार, भाषा में देखो, किसी देश की राष्ट्र की एक भाषा होती है, उसके बाद एक क्षेत्र की भाषा होती है, एक राष्ट्र की भाषा, फिर उससे छोटा एक बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा या बोली कहें, एक कार्यालय में प्रयोग की जाती है, और एक निश्चित क्षेत्र में, एक छोटे क्षेत्र में, अनुमानित क्षेत्र में बोली जाती है, उसको जैसे बोली कह देते हैं, यह बोली जाती है। तो यही भाषा के प्रकार हैं। मैं अभी आगे भी बात कर रहा था, इसकी भाषा के प्रकारों की बात करता हूं, तो भाषा में बोलियां आती हैं। बोलियां एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाती हैं,
जैसे एक निश्चित क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली को बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। परनिष्ठ भाषा, इसको कार्यालयी भाषा भी कहा जा सकता है, इसको मानक भाषा भी कहा जाता है, इसका एक नाम और है मानक भाषा। राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र या देश की जो भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे कि हम आजकल हिंदी का प्रयोग करते हैं, हिंदी हमारी जो भाषा है वो हिंदी है। हम इससे पहले संस्कृत का प्रयोग किया करते थे, हमारी जो हिंदी की माँ है वो संस्कृत है। अब चीनी लोग चीनी भाषा का प्रयोग करते हैं, अब अंग्रेज लोग इंग्लिश का जो है प्रयोग करते हैं। तो हर राष्ट्र की एक भाषा होती है, उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। अब बात करें उपभाषा, यह भाषा से थोड़ा सा राष्ट्रभाषा से कम क्षेत्र में फैली होती है, लेकिन एक बड़े क्षेत्र में फैली होती है, बोली से ज्यादा बड़े क्षेत्र में। बोली एक निश्चित क्षेत्र में होती है। देखिए, अगर बात करें बोली इतने बड़े क्षेत्र में बोली जाती है तो उपभाषा इतने बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। और ये बात करें पूरा, ये राष्ट्रभाषा हो गई। ऐसे रीजनिंग में जैसे सवाल करते हैं, ये हो गई बोलियां, ये हो गई उपभाषा और ये हो गई भाषा। अगर ऐसे देखें, बोलियां ये हो गई आपकी उपभाषा और यह हो गई राष्ट्रभाषा। ऐसे मानकर चलें, समझ लेते हैं एक बार। उपभाषा में जैसे राज्य में, हमारे राज्य में हिंदी उर्दू बोली जाती है तो इसलिए हमारे राज्य से समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमारे राज्य में एक ब्रज भाषा बोली जाती है जो हमारी प्रॉपर भाषा है, ब्रज भाषा, यह भी उपभाषा है। हरियाणवी ब्रज भाषा देखो बोली भी है, ब्रज भाषा को बोली में भी सम्मिलित किया गया है, लेकिन ब्रज भाषा एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, इसीलिए मैं इसे उपभाषा में भी सम्मिलित करके चलता हूं। ब्रज भाषा बोली भी है। अब ढूंढाड़ी, हाड़ौती, ये सब बोलियां हैं। अब ब्रज भाषा, हरियाणवी ये भाषा का उपभाषा का कॉन्सेप्ट है, ये उपभाषा है। बिहारी, अगर बात करें इसमें उपभाषा में, तो जैसे उपभाषा में बात करते हैं, जैसे हरियाणवी, राजस्थानी, बिहारी, बंगाली, ये उपभाषा हैं सब। राष्ट्रभाषा जैसे हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, जैसे अंग्रेजी हो गई, हिंदी हो गई, तमिल, तिब्बती हो गई, चीनी हो गई। ये ऐसी भाषा हैं जो किसी राष्ट्र या देश के द्वारा बोली जाती हैं। मैं मानक भाषा की बात कर रहा था, परनिष्ठ भाषा मानक भाषा कहलाती है। इसको अगर बात करें तो हम कार्यालयी भाषा भी कह सकते हैं। बोलियां, भाषा का सबसे छोटा कॉन्सेप्ट बोली, एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे हाड़ौती, ढूंढाड़ी, ब्रजभाषा और बहुत हैं, अवधी, मगही, बहुत हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं। साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें शामिल की गई हैं इसमें। भाषा की बात, भाषा और लिपि, तो भाषा की बात तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाषा व्यक्ति के विचारों को अभिव्यक्त करने का, विचारों को अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का, अभिव्यक्त करने का एक साधन है भाषा। और भाषा पर मैं
अब तक जितनी भी बात की है वो सारी की सारी भाषा पर ही की है। लेकिन साथियों लिपि की भी बात कर लेते हैं। लिपि को समझ लेते हैं। लिपि क्या है? लिपि का अर्थ होता है, देखो भाषा की मैंने बात वहां एक बात छूट गई कि भाषा जो है भाष धातु से बनी है। संस्कृत के भाष धातु से बनी है भाषा, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। मैं चाहता हूं वहां छूट गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, यहां भी हमें अभी ज्यादा देर नहीं हुई। लिपि, लिपि का अर्थ होता है लीपना। अब किसको लीपेंगे? मैंने इसको लीप दिया। अब लीपने के भी तरीके हो सकते हैं। ये भी लीपने का तरीका है और ये भी लीपने का तरीका है, ये भी लीपने का तरीका है। अर्थात शब्दों से भी तो लीपा जाता है, वर्णों से भी तो लीपा जाता है। तो किसी भी भाषा को अक्षरबद्ध कर देना लिपि कहलाता है। मतलब भाषा को लिख देना किसी तरीके से, उसको हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, उर्दू को खरोष्टी में लिखते हैं, मतलब अंग्रेजी को रोमन में। तो साथियों जैसे अगर बात करते हैं अपनी देवनागरी हिंदी जो है, हिंदी देवनागरी लिपि में, हमारी देवनागरी लिपि, हमारी कौन सी लिपि है? देवनागरी। हट जाएगा क्या? चलो भैया हाथ नए हैं, थोड़े से कम चल पाते हैं, क्षमा चाहेंगे इसके लिए। लिपि की बात कर रहे थे। लिपि अपनी हिंदी भाषा की जो लिपि है वह है देवनागरी। देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। हम देखा होगा, हम इधर से इधर की तरफ लिख के चलते हैं, ये बायां, बाएं से दाएं की तरफ देवनागरी लिपि। लेकिन खरोष्टी लिपि उल्टी होती है, ऐसे लिखी जाती है। अब देवनागरी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है। तो खरोष्टी अगर उल्टी बात की जाए तो खरोष्टी जो है, खरोष्टी में उर्दू वगैरह लिखी जाती है, जैसे दाएं से बाएं। और ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में हमारी हिंदी आती है, वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो लिपि का अर्थ होता है किसी भी चीज को लिख देना। हम हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। मैं समझता हूं साथियों ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। लिपि का कॉन्सेप्ट आपकी बिल्कुल समझ में आया होगा। साथियों ये बड़ी बात है, इसको समझते हैं। भाषा परिवारों की बात करते हैं। विश्व की सभी भाषाएं किसी न किसी भाषा परिवार में आती हैं। विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं वो एक भाषा परिवार में सम्मिलित है। विश्व की जो भाषाएं हैं वो एक भाषा परिवार में शामिल हैं। तो हिंदी भी किसी भाषा परिवार में शामिल है। हिंदी भारतीय भाषा परिवार का अंग है। द्रविड़ भाषा, ये भाषा परिवार है। द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, भारतीय, सबसे बड़ा जो भाषा परिवार है वो अपना भारतीय भाषा परिवार है। इसमें लगभग 73 भाषाएं, 73% भाषाएं आ जाती हैं। विश्व की जो, विश्व में वैसे तो 12 भाषा परिवार हैं, जिनमें से 4 ही ये प्रमुख हैं। 7000 बोलियां हैं। ये इसमें 73% भाषाएं इसके अंदर शामिल हैं। हिंदी भी इसी का अंग है, अंग्रेजी भी इसी का अंग है। द्रविड़ भाषा, द्रविड़ भाषा भी, द्रविड़ भाषा परिवार ये भी इसके बाद ये छोटा है। अगर मैं बात करूं इसके बाद किसमें ज्यादा भाषाएं आती हैं तो फिर इसमें आती हैं, फिर ऑस्ट्रिक, फिर चीनी।
तो साथियों ये भाषा परिवार है। भाषा परिवार में क्या होता है, जैसे आपका एक कुल या परिवार होता है, ऐसे ही भाषाओं का एक परिवार या कुल होता है जिसमें भाषाएं सम्मिलित कर ली जाती हैं। हमारी जो भाषा है वो भारत और यूरोपीय भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपीय भाषा, इसको लिख देते हैं हिंदी, हिंदी भारोपीय भाषा परिवार का भाग है। साथियों ये बात आपको समझ में आई होगी। अभी आगे की बात करते हैं। साथियों मैंने अभी बताया था हिंदी भाषा भारोपीय परिवार की उपशाखा इंडो ईरानियन, इंडो ईरानियन जो शाखा है उससे ली गई है। या उसकी जो एक आर्य जो शाखा है उसकी जो भाषा है इंडो ईरानियन। आपको पता है ईरान से बोझ कोई अभिलेख है उसमें, सॉरी कस्सी अभिलेख है उसमें स्पष्ट लिखा है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत में आई। तो जब ईरानी आर्य आएंगे तो ईरानी आर्यों की कोई भाषा भी तो उनके साथ आएगी। तो ऐसे ही इसको माना जाता है कि हिंदी भाषा भारोपीय भाषा परिवार में शामिल है। ये बात तो मैं बता चुका हूं। लेकिन उसकी भारोपीय भाषा परिवार की एक उपशाखा है वो इंडो ईरानियन कहलाती है। इंडो ईरानियन की एक शाखा है वो आर्य शाखा। आर्य भाषा से ही जो आर्य शाखा है वो आर्यों की जो भाषा है उससे जो ली गई है वो हिंदी भाषा है। इसको ऐसे समझ के चलें, एक बार समझा देता हूं कि ये आप मान के चलें ये भारोपीय भाषा परिवार, ये भारोपीय हो गया और इसकी एक शाखा आप इंडो ईरानियन हो गई और इसकी एक शाखा आर्य भाषा शाखा हो गई। इससे यह भाषा भारत की तरफ आई। यानी भारतीय जो हिंदी है वो भारोपीय भाषा परिवार की उपशाखा इंडो ईरानियन शाखा की आर्य भाषा शाखा से ली गई है। आर्य भाषा है, ऐसे ही बात कर ले। आर्य भाषा है ये भी कह सकते हैं क्योंकि हिंदी हमारी आर्य भाषा है। हम सभी आर्यों के जो है आर्यों से ही निकले हैं, हम सब आर्य हैं। अब प्राचीन, अब इसको बात कर लें हिंदी भाषा के विकास की। अब टॉपिक बिल्कुल अब तक जो बेसिक परिचय था वो चल रहा था, लेकिन अब भाषा का कालक्रमिक विकास आएगा आपके सामने। अब ये भाषा का कालक्रमिक विकास समझना थोड़ा सा मैं मान के चलूंगा कि आप इस पर ध्यान देंगे तो ये आपकी समझ में जरूर आएगा। हाँ। तो अब बात करते हैं भाषा के क्रमागत विकास की, काल क्रमागत विकास की। प्राचीन आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। देखिए साथियों यहाँ थोड़ा सा आपको चीजें इतिहास से मैच करानी पड़ेंगी और जब इतिहास से अगर आप इनको मैच करा के चलेंगे तो मैं मानता हूं 100% ये आपकी समझ में आएगी। प्राचीन आर्य भाषा, देखिए मेरे साथ यहां समझने की कोशिश करना। प्राचीन आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। साथियों मुझे आप एक बात बताएं, ये कौन सा कालखंड है इतिहास का? ये कालखंड है ऋग्वैदिक काल। ये ऋग्वैदिक काल है ना, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल चला था। ये वही काल है। तो इस समय ऋग्वेद में किसका वर्णन? आर्यों का वर्णन। अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में किसका वर्णन है? वो आर्यों का वर्णन है। आर्यों का वर्णन है तो आर्यों की कोई भाषा भी होगी, थी ना, संस्कृत। मैंने ऑफलाइन क्लासेस में खूब रोजाना आपको बताया है कि जो वेद हैं पहले उन्हें श्रुति कहा जाता था। तो श्रुति क्यों कहा जाता था? क्योंकि वेद जो है पहले मौखिक याद रखे जाते। साथियों मौखिक याद रखे जाने के कारण वेदों को श्रुति कहा जाता था। मौखिक क्यों याद रखे जाते थे? क्योंकि इन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था। इनकी जो संस्कृत है, जो भाषा थी इनकी, उस समय की भाषा संस्कृत थी।
संस्कृत भी बड़ी टिपिकल संस्कृत थी। जो संस्कृत का आज की डेट में जो आप फॉर्म देखते हैं वो संस्कृत से भी टिपिकल संस्कृत थी, जिसे पढ़ पाना बहुत मुश्किल काम। अच्छा साथियों, बात करता हूं जैसे आर्यों की जो भाषा है वो देखो ये लिखा है वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत ये लेखन में काम आई, लौकिक संस्कृत आम बोलचाल की जो भाषा थी वो लौकिक संस्कृत थी। जो ये वैदिक संस्कृत है ये लेखन की भाषा हुआ करती थी। तो ये जो समय है ये इस समय की बात करूं, ये जो समय है ये समय ये वैदिक काल है और वैदिक काल की जो भाषा है वो संस्कृत है। अब आप समझ गए होंगे पहले सबसे पहले आर्यों ने किस भाषा का जन्म किया, आर्यों की किस भाषा का जन्म हुआ, संस्कृत का। साथियों ये बात समझ में आई। आप वैदिक काल से मैचिंग करो, वैदिक काल से आपकी भाषाओं का विकास होता है, वहीं से आप यहां से संस्कृत का जन्म हो गया। अब संस्कृत भी आप ये मान के चलना ऐसी संस्कृत नहीं है, ये टिपिकल संस्कृत है, इसीलिए वेदों को पहले मौखिक याद रखा गया। फिर संस्कृत में भी काफी सुधार हुए हैं। तो ये एक संस्कृत वैदिक संस्कृत जो लेखन के काम आई, जिसमें वेद लिखे गए, बाद में वेद लिख दिए गए। पहले वेद गुरु शिष्य की परंपरा पर जो है याद किए जाते थे। ये फिर जब प्राचीन आर्य भाषा के बाद फिर भाषा का विकास और आगे बढ़ा और इस इतिहास के इसके हिंदी के विकास का इतिहासकारों ने या हिंदी के जो विद्वान हैं उन्होंने इसे पढ़ने की दृष्टि से मध्यकालीन आर्य भाषा का विकास कह दिया। मध्यकाल में अर्थात आर्यों का जो मध्यकालीन आर्य भाषा का विकास है वो आप यहां से देख के चलें 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और भाषाएं देखिए पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझ के चलिए। कभी कभी ये हमारी समझ में नहीं आता है, बिल्कुल ऊपर होकर निकल जाता है, इसको नहीं समझ पाते हैं। इसको समझना है ऐसे मान के चलिए कस्तूरी मृग, आप इसे जानते हैं लेकिन आप इसे समझ नहीं पाते, बस समझ के देखिए। मध्यकालीन आर्य भाषा, अब मैं बात करूं तो ये 500 ईसा पूर्व। वैदिक काल कब तक चला? 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल था। 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल था, बिल्कुल था। 1500 से शुरू हुआ, 600 तक चला ईसा पूर्व तक। उसमें संस्कृत होली, ठीक है। तो 500 ईसा पूर्व में भाई धार्मिक आंदोलन हुए कि नहीं हुए? धार्मिक आंदोलन, उनमें जैन और बौद्ध आए। तो पाली भाषा किसने यूज की थी? बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध के समय की जो भाषा है वो पाली भाषा है। इसके उपदेश महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक किसमें है? पाली भाषा। अच्छा, प्राकृत भाषा, बुद्ध के बाद जैन, महावीर जैन, उन्होंने अपने जो उपदेश है वो सर्वाधिक प्राकृत भाषा में दिए। इसको बात कर ले महावीर। अपभ्रंश इनका एक डिस्ट्रॉयड रूप, मतलब संस्कृत, पाली, प्राकृत, इन सब का एक, मतलब अभी 3 भाषाएं हो गई, संस्कृत, पाली, प्राकृत। उनमें से एक बीच की भाषा, जो लोग अपनी, मतलब ऐसा होता है कि अभी आपने देखा होगा शहर में लोग बात करेंगे खड़ी भाषा में, उसी भाषा को लोग जैसे अपनी भाषा में बात करने लग जाते हैं। चल्लू कहाँ जा रहे हो, पढ़ ले बेटा, और उसी को पढ़ लो। तो अपभ्रंश जो है
वो इसी प्रकार इन भाषाओं से निकल के आ गई बात। वो ब्रज भाषा है, वो ब्रज भाषा है, लल्लू पढ़ ले। तो जो पाली भाषा है ये बुद्ध के समय की है, और प्राकृत भाषा है ये महावीर के समय की है, और अपभ्रंश भाषा इनसे ही निकली है, ये इन्हीं का डिस्ट्रॉय रूप है। साथियों, मध्यकालीन आर्य भाषा 500 से 1000 ईस्वी, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। अब ईसा पूर्व नहीं समझ पा रहे हो तो मैं बता देता हूं, वो ईसा मसीह से जन्म। ईसा पूर्व का मतलब है ये ईसवी सन इधर की तरफ चलेगा, और ईसा पूर्व सन इधर से इधर की तरफ चलेगा। सन सारे इधर ही चलेंगे, जाएंगे इधर ही, लेकिन ईसवी यहां से शुरू होती है, तो यहां से तो आप 2023 में चल रहे हैं, लेकिन इससे 2023 वर्ष जहां से शुरू हुई उससे कितने वर्ष पहले की बात है। तो ये जैसे 500 पहले है, 500 वर्ष पहले है, और कहां तक चला बात कर लें, 1000 ईस्वी तक चला। तो यहां से यहां तक की बात है, यहां से यहां तक 3 भाषाओं का विकास हुआ, जिसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा। साथियों, मैं जहां तक समझता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी, पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। अब आगे बात करते हैं साथियों। अब ये आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक इंपोर्टेंट है। आधुनिक आर्य भाषा ये आपके लिए इंपोर्टेंट ऐसे है क्योंकि यहां से आपको हिंदी का विकास होते दिखेगा। हिंदी का जो विकास है वो इसी समय में। तो आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक इसमें हिंदी एवं हिंदीतर भाषाओं का विकास हुआ। मतलब हिंदी का तो विकास हुआ ही हुआ, हिंदी के इतर जो भाषाएं हैं उनका भी विकास हुआ। तो हिंदी का जो विकास है वो उसके क्रम ये हैं। कैसे हुआ? प्राचीन हिंदी का विकास हुआ 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। मध्यकालीन हिंदी का विकास हुआ 1400 से 1850 ईस्वी तक। और आधुनिक जो हिंदी है, जो आज हिंदी चल रही है, वो 1850 से अब तक। देखिए, कुछ लोग कहते हैं प्राचीन हिंदी भी कुछ होती है क्या? क्लास में कभी कभी मुझसे पूछ लिया करते हैं, मतलब प्राचीन हिंदी क्या होती है सर? फिर तो संस्कृत होगी वो। तो नहीं, आपने देखा होगा हिंदी, प्राचीन हिंदी में काफी जटिलता है, वो हमें जटिलता देखने को मिलती है। यानी कि उस हिंदी में आपको कुछ जो शब्द हैं वो आपको मिक्स मिलेंगे संस्कृत से, तो प्राचीन हिंदी है। और फिर इसका जो ये सारी बातें आपको जब मैं आदिकाल, भक्ति काल, रीतकाल, आधुनिक काल जब मैं पढ़ाऊंगा इस वीडियो के जस्ट बाद में, वहां आपको समझ में आएंगी ये जो है भाषा। प्राचीन हिंदी में क्या बदलाव थे, उसके कवि क्या थे, वो कैसे कार्य करते थे, क्योंकि यहाँ इस वीडियो को एक सेपरेट पार्ट में लेके चलना है, तो इसलिए ये बातें यहाँ ही होंगी और वो बातें वहां होंगी। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। हिंदी का विकास अपभ्रंश भाषा से। इनके बीच में एक अवहट भाषा भी आती है, शायद मैं उसको लिखना भूल गया हूं। तो जैसे क्रम होता है, क्रम की बात कर लें, ये बात समझ में आ गई तो मैं क्रम लिखा देता हूं। प्राचीन हिंदी 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 तक। और आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक जो चल रही है वो आधुनिक हिंदी कहलाती है। तो साथियों, मेरा मानना है कि ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। मैं क्रम बता देता हूं, जैसे संस्कृत। पहले देखते हैं, क्रम मैंने लिखा होगा। नहीं डाला है क्रम, क्रम नहीं डाला है, तो मैं क्रम को डाल देता हूं। वैसे आपको समझ में आया होगा, पहले सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का विकास हुआ। अब संस्कृति मत लिख देना, अगर संस्कृत लिख देंगे तो वह आपकी जो है भाषा नहीं होके आपकी जो संस्कृत भाषा है, और एक संस्कृति आपकी जो है वो आपकी जो सभ्यता है।
संस्कृत के बाद क्या आई? ये प्राचीन आर्य भाषा। फिर उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा। संस्कृत के बाद क्या आए थे? पाली। पाली के बाद क्या आई? प्राकृत। प्राकृत के बाद क्या आई? अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद अवहट, बीच में ही है। अवहट के बाद हिंदी। ये क्रम है। इस क्रम से जो है भाषा का विकास हुआ है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। अवहट अपभ्रंश और हिंदी दोनों के बीच में आती है, यानी अपभ्रंश खत्म हो रही होती है और अवहट शुरू हो रही होती है। अपभ्रंश का अर्थ होता है पतन। ये बात अच्छा हुआ, हम बताना भूल जाते हैं इसको बार बार, तो ये बात हम आपको बता ही देते। ये पीपीटी का अच्छा राग होता है, क्योंकि कोई भी चीज भूलते नहीं बताते समय। आप कुछ चीजें कभी कभी माइंड से उतर जाती हैं तो वो बड़ी अच्छी होती है। अच्छा लगा है? अच्छा लग रहा है ना? अपभ्रंश का अर्थ होता है पतन। मतलब अपभ्रंश का अर्थ है पतन। पतन किसका हुआ था? पतन उस समय की जो प्राचीन भाषाएं चली आ रही थी, उनका पतन होकर नई भाषाओं का जो है स्टार्टिंग। तो अपभ्रंश का अर्थ है पतन। अपभ्रंश के जो वाल्मीकि हैं, स्वयंभू, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इनकी रचना है पौमचर्यु। ये याद करने की चीज है, इसको याद कर लेना। पौमचर्यु राम काव्य, इसको याद रखना। ये सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी परीक्षाओं में। फिर वहां ऊपर नीचे गाटर गिनना नहीं, जो है फिर ऊपर नीचे देखते हैं, बताया तो था, पढ़ाया तो था, लेकिन भूल गए। ऐसा नहीं करना है। तो स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि, इनकी रचना पौमचर्यु राम काव्य जिसे कहते हैं। अपभ्रंश का पहला प्रबंध का भविष्यत, रचनाकार इसके धर्मपाल थे। और पुष्पदत्त का महापुराण, ये आप इनको, ये पुष्पदत्त का जो महापुराण है, ये अपभ्रंश भाषा में, किसमें? अपभ्रंश भाषा में है। ये सारे मैं जो बता रहा हूं वो अपभ्रंश में ही है। भविष्यत, रचनाकार इसके धनपाल हैं। ये भी धनपाल भी अपभ्रंश के लेखक हैं, पूछ लिए जाते हैं ये, इसलिए इसको सम्मिलित किया गया है यहाँ। अपभ्रंश का पहला प्रबंध का भविष्यत है। ये भी सीधा प्रश्न पूछा जाता है। ये फैक्चुअल बातें हैं, इनको, इनमें ज्यादा सोचा समझी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप बताओ, इसको मैं बदल सकता हूं क्या? इसमें कुछ बता सकता हूं? अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है भविष्यत, तो पहला ही रहेगा, दूसरा तो मैं नहीं कर सकता इसको। तो प्रबंध काव्य जो है अपभ्रंश का पहला भविष्यत है। इसका रचनाकार धनपाल है। और पुष्पदत्त जो है, इन्होंने महापुराण लिखा और ये अपभ्रंश में है। साथियों, यहां तक मैं समझता हूं आपकी समझ में आई होगी। और आगे की बात करते हैं। अवहट, जो अवहट अपभ्रंश का ही विकृत रूप है। ये जो अभी मैं बता रहा था, मैं सोचा नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है इसमें, जो बीच में है। अपभ्रंश जो है भाषा है, इसका एक विकृत रूप, अपभ्रंश का एक विकृत रूप है अवहट। इसका अपभ्रंश का विकृत रूप कौन है? अवहट। मतलब इसको थोड़ा सा और, ये अपभ्रंश तो है ही डिस्ट्रॉयड फॉर्म, पतन, लेकिन अपभ्रंश का भी अवहट थोड़ा सा और डिस्ट्रॉयड। तो इसके लेखक विद्यापति, ज्योतेश्वर ठाकुर, दामोदर पंडित, इनको याद रखना। ये भी डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी क्रम में जो एक बार और यहां जगह है तो मैं लिख देता हूं। पहले संस्कृत, हिंदी भाषा का विकास का क्रम जो पूछ लिया जाता है, इसको ऐसे ही लिखें, पूरी तरह से हेडिंग डाल के लिखते हैं इसको। यहां लिखते हैं हिंदी भाषा का हिंदी भाषा के विकास का।
कैसे है? सर्वप्रथम संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर सॉरी अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर ये साथियों हिंदी भाषा के विकास का जो क्रम है वो ये है, ये बता ही दिया। अवहट के लेखक विद्यापति ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति ज्योतिश्वर ठाकुर, दामोदर पंडित और एक खान साहब, अब्दुल रहमान। साथियों ये अवहट के लेखक हैं। अब हिंदी भाषा के ही विकास की बात करेंगे। प्रॉपर जो है हिंदी भाषा का विकास और हिंदी से विकसित उपभाषा बोली की बात करते हैं। अपभ्रंश से विकसित भाषाएं, अपभ्रंश जो है मैंने अभी बताया था कि अपभ्रंश से बीच में ऐसा हुआ है जैसे अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी और बीच में यहाँ 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक एक नई जो चीज निकल के आई उसको अवहट गए। क्योंकि अभी आप ये कह रहे होंगे आप अपभ्रंश से सीधे हिंदी की तरफ ले जा रहे हैं सर, और बीच में आप अवहट बता गए। और अवहट के लेखक, अवहट के ग्रंथ भी बताए, लेकिन वो बीच में वो उसको क्यों नहीं बता रहे हैं? अपभ्रंश के जो अपभ्रंश है उससे सीधी हिंदी लेके जा रहे हैं। अब यहां भी देखा अपभ्रंश से सीधी हिंदी, सौरसैनी है। अपभ्रंश और हिंदी जब चल रहे थे उनके बीच में जैसे 900 ईस्वी में, 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक के बीच में एक नई भाषा उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं अवहट भाषा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं प्रॉपर रूप से इसकी। एक सौरसैनी अपभ्रंश है, सौरसैनी अपभ्रंश है। इससे हिंदी की जो है, इससे 3 पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती, इन 3 भाषाओं का विकास हुआ है, या उपभाषा कहें। सौरसैनी अपभ्रंश से ही 3 जो भाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी या गुजराती भाषा का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी में आप जैसे बात करते हैं हरियाणवी, बात करते हैं आप ब्रज भाषा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ब्रज भाषा, बुंदेली, तो ये आते हैं, इसमें 5 आती हैं। इसमें राजस्थानी हिंदी में ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मारवाड़ी ऐसे आते हैं। गुजराती, गुजराती में गुजराती, ठीक है। तो अभी ये मतलब यहाँ केवल इतना समझ के चलें कि सौरसैनी अपभ्रंश से 3 का विकास, और 3 में है हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश है। एक सौरसैनी अपभ्रंश था, उससे अर्धमागधी, देखिए यहां सौरसैनी, फिर उसके बाद अर्धमागधी, अर्धमागधी से है आपका पूर्वी हिंदी, और मागधी अपभ्रंश से है बिहारी, उड़िया, बंगला, आसामिया। ये थोड़ा सा आप इनको ये याद करने की चीज है, इनको याद करेंगे और इनको 1 2 3 4 बार पढ़ने के बाद ये याद हो जाती है। मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश में बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया। पूर्वी हिंदी में आप बात कर रहे थे, जैसे पूर्वी हिंदी में, पूर्वी हिंदी से भी पूरब के साइड की जो भाषाएं जैसे बिहारी वगैरह, ये भी इसी से निकली हैं। मागधी, बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। और एक अपभ्रंश है खस, खस से निकली है पहाड़ी हिंदी, ये भी सौरसैनी से प्रभावित है। ज्यादातर भाषाएं सौरसैनी अपभ्रंश से ही प्रभावित है। पंजाबी है, सिंधी है, वो भी सौरसैनी से है। खस हो गया। खस के बाद ब्रांचड़ अपभ्रंश, ब्रांचड़ में अभी बात कर रहा था,
ब्रांचड़, ब्रांचड़ से सिंधी और पंजाबी निकली है, ये भी शौरसैनी से। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी निकली है। अब हिंदी की उपभाषाओं की बात कर लेते हैं, जो अपभ्रंश से निकली, शौरसैनी अपभ्रंश से निकली। पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी की जो भाषाएं हैं उनकी बात करें। पश्चिमी हिंदी की बात करें, पश्चिमी हिंदी शौरसैनी अपभ्रंश से थी। किससे थी? शौरसैनी अपभ्रंश से थी। अभी पीछे ही पढ़ के आए, इसीलिए मैंने वहां ज्यादा नहीं समझाया, क्योंकि यहां भी समझाना पड़ता। शौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी से ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ये 5 मैंने बोला था कि 5 उपभाषाएं निकलेंगी इससे। पश्चिमी हिंदी से ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। मेरे साथ एक बार फिर बोलें। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। ऊपर से फिर बोलें, ब्रजभाषा। अब ब्रजभाषा की बात करें तो हमारी तो प्रॉपर भाषा ही ब्रजभाषा है भाई, हमारी भाषा तो प्रॉपर ब्रजभाषा है। हम ब्रजभाषी हैं और ब्रजवासी हैं। हम ब्रजभाषी हैं और ब्रजवासी हैं। तो अगर हम ब्रजभाषा में बात करेंगे तो आपको बड़ी पसंद आएगी। ब्रजभाषा, इसको एक बार और बोलते हैं, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ऐसे याद करें, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा के बाद आप खड़ी बोली, खड़ी बोली के बाद हरियाणवी, फिर बुंदेली, फिर कन्नौजी। ऐसे ही प्रदेश में चलती है ये सारी भाषाएं। हरियाणवी को छोड़कर, हरियाणवी भी उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी बोली जाती है, लेकिन वो मिक्स है, सारी उत्तर प्रदेश की ही भाषाएं। पूर्वी हिंदी, ये जो है पूर्वी हिंदी, हाँ पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। ये किससे निकली है? पूर्वी हिंदी निकली है अर्ध मागधी अपभ्रंश। किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है पूर्वी हिंदी। इस पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये याद करने की चीज है। पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी ये निकली है अर्धमागधी अपभ्रंश से, और बिहारी हिंदी निकली है मागधी अपभ्रंश से। ये यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है और कंफ्यूज हो जाते हैं, कर जाते हैं कि पूर्वी हिंदी की बात कर रहे हैं। पूर्वी हिंदी, पूरब में तो इधर बिहार भी पड़ता है, तो वो, हाँ भैया बिहार पूरब में पड़ता है, लेकिन ये मागधी अपभ्रंश से है। ये किससे है? मैंने अभी बताया भी था आपको शायद। हाँ ये यहाँ, यहाँ लिखा हुआ है मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, आसामिया बोला था ना। हाँ, तो बिहारी हिंदी निकली है मागधी अपभ्रंश से, और पूर्वी हिंदी निकली है अर्धमागधी अपभ्रंश से। दोनों ही दो अपभ्रंश से, मागधी और अर्धमागधी दोनों ही याद करने की चीज है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश है, उससे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है, और जबकि मागधी अपभ्रंश है उससे बिहारी हिंदी में मगही, भोजपुरी और मैथिली है। ये थोड़ा सा एक बार फिर से इस पर गौर करें, यहाँ कंफ्यूजन होती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये अर्धमागधी अपभ्रंश से निकला है। पूर्वी हिंदी की उपभाषाएं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और अर्धमागधी अपभ्रंश से निकला है। बिहारी में जो मगधी अपभ्रंश है, जो मगधी अपभ्रंश से निकली है वो बिहारी हिंदी, और इसकी भाषाएं हैं मगही, भोजपुरी और मैथिली। साथियों मैं उम्मीद करता हूं ये आपको यहां तक समझ में आया हो। पहाड़ी हिंदी जो है
हम बात कर रहे थे खस अपभ्रंश की, इसकी ये निकली है खस अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश से निकली है। और इसकी भाषा है मंडाली, गढ़वाली, कुमायूं। इसकी है मंडयाली, गढ़वाली, कुमायूं। यानी खस अपभ्रंश से निकली हुई, खस अपभ्रंश से निकली हुई पहाड़ी हिंदी। अब पहाड़ी आप देखा होगा उत्तराखंड वाला हिस्सा, तो उत्तराखंड वाले में गढ़वाली और कुमायूं तो प्रॉपर उत्तराखंड में ही है। मंडयाली, गढ़वाली, कुमायूं ये पहाड़ी हिंदी के जो है उपभाषाएं हैं और ये खस अपभ्रंश से निकली है। राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी की भाषाएं मेवाती, मेवाड़ी, मारवाड़ी, डूनाड़ी, हाड़ौती नहीं है इसमें, हाड़ौती भी है। मेवाती मेवात वाले क्षेत्र में बोली जाती है, अर्थात अलवर वाले क्षेत्र में ये बात करके चले। मेवाड़ी मेवाड़ वाले क्षेत्र में बोली जाती है, और मारवाड़ी जोधपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है, डूनाड़ी जयपुर वाले हिस्से में बोली जाती है, हाड़ौती आपकी कोटा की तरफ बोली जाती है, कोटा बूंदी की तरफ हाड़ौती। मेवाती मेवात अलवर की साइड में, मेवाड़ी मेवाड़ चित्तौड़गढ़ की तरफ, मारवाड़ी जोधपुर की तरफ, डूनाड़ी जयपुर की तरफ, और हाड़ौती कोटा बूंदी की तरफ। तो साथियों ये मेरा टॉपिक बिल्कुल आज इसका पूर्ण होता है। उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आया होगा। कुछ बचा देखें एक बार। नहीं साथियों हो गया, ठीक है। ये बढ़िया याद दिला दिए, हो जाता, ठीक है। तो राजस्थानी हिंदी का ये नहीं बताया कि कौन से अपभ्रंश से, वैसे बताया था राजस्थानी हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश से ही निकली है। किससे? सौरसैनी अपभ्रंश से, ये सौरसैनी अपभ्रंश से ही निकली है। तो आपने देखा होगा इसमें लगभग 19, मैंने आपको 19 भाषाएं उपभाषाएं कराई होंगी। देखते हैं ये 5 5 3 8 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 19। ठीक है तो साथियों उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आया होगा सेशन। ठीक है साथियों, कल मैं बात कर रहा था कि इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके बाद आदिकाल, भक्ति काल जो है, प्रीतकाल, आधुनिक काल पढ़ाने हैं, तो उसका अलग से वीडियो इसके बाद ही आएगा। और साथियों चैनल पर यही फायदा है कि आपको क्रमबद्ध चीजें मिलेंगी, बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगी। आपके पेट की परीक्षा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं मानता हूँ यूपी पुलिस में भी बहुत बड़ा ये महत्व रखता है। राजस्थान पुलिस में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो साथियों मेरा ये मानना है कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, जिससे क्या है सबको इसका लाभ मिले। मैं मानता हूँ आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी अभी नया नया सेटअप है और सेटअप को बनाने में काफी समय लगा है। तो साथियों एक लाइक वीडियो के लिए जरूर करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना, जिससे क्या है कि हमें सपोर्ट मिलेगा, तो हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेके आएंगे। ठीक है साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, नमस्कार।